गुज़िश्ता रोज़ भी बात हो रही थी कुछ जो सियासी मामलात हैं उसके हवाले से, सियासी कल्चर के हवाले से। देखने वालों ने प्रोग्राम को पसंद भी किया, अपनी राय का इज़हार भी किया। राय का इज़हार ज़रूर कीजिए और कोशिश मैं यही करता हूँ कि अपने प्रोग्राम्स में ज़्यादा से ज़्यादा देखने वालों को मौका फ़राहम कर सकूँ, वो प्रोग्राम में शामिल हो सकें, बात कर सकें, अपनी राय का इज़हार कर सकें। कल भी चंद एक कॉल्स आई थी, मुख्तलिफ़ मामलात पर गुफ्तगू हुई और देखने वाले ये चाहते भी हैं कि मुख्तलिफ़ मामलात पर बात हो, बजाय इसके कि सारा का सारा वक्त जो है वो ये सियासी मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए। तो इससे कोशिश की थोड़ा सा हट के प्रोग्राम करें, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि अवामी मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए, इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू की जाए। सोशल मीडिया के ज़रिए आजकल रसाई बड़ी आसान है, मुख्तलिफ़ लोगों की आरा मौसूल होती है, चाहते हैं कि इन मामलात पर ख़ास तौर पे जो बल्दियाती मामलात हैं इसके ऊपर बात की जाए। कल मैंने तज़किरा किया एक मुख्तसर सा जो लाहौर के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है। बात करनी इसलिए ज़रूरी है कि ये जो बल्दियाती मसाइल हैं, ये एक आम आदमी का मसला है, उसकी ज़िंदगी इससे मुतासिर हो रही है। पहले जैसे मैंने कल भी ये बात की कि शहर कराची के अंदर इस तरह के मसाइल पर बात होती थी, जो कचरे के सीवरेज के मसाइल जो थे और इस तरह के जो दूसरे मामला थे इन पर बात होती थी, लेकिन अब ये लाहौर शहर में भी ये मसला जो है देखने में आ रहा है। कल भी सारा दिन मीडिया ये चीज़ दिखाता रहा कि लाहौर शहर के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो कचरे के हवाले से बहुत ज़्यादा सूरत हाल अबतर हो चुकी है। अथॉरिटीज़ जो हैं वो हरकत में आने का नाम नहीं ले रही, लोग इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अंदरून जो लाहौर है, शहरी इलाके, वहाँ पर भी जो है वो कचरे के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन वो जो सूरत हाल कंट्रोल में आने का नाम नहीं ले रही। तो इन सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए कोशिश ये की इन मामलात पर जो है वो गुफ्तगू की जाए और अब इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में कोशिश करूँगा जो कॉलर्स हैं लाहौर से उनको भी शामिल किया जाए, देखने वाले वो भी अपनी राय का इज़हार करें, इलाके के मसाइल के हवाले से निशानदही ज़रूर करें, बताया जाए प्रोग्राम के अंदर कि कहाँ कहाँ क्या सूरत हाल है देखने वालों को, ताकि उससे आगाही मिल सके, अथॉरिटीज़ को झंझोड़ा जा सके। तो ये इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से बात होती है और ख़ास तौर पे जो मौशी मामलात हैं उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम्स में बात कर सकें। तो इसी मुनासबत से आज भी मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे और उनसे हमारी जो है आज गुफ्तगू जारी रहेगी इन तमाम मामलात पर, ख़ास तौर पर जो मौशी सूरत हाल है उसका तफसीली जायज़ा लेंगे, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ सेनेट के इंतखाबात अब मेरे ख़्याल में अब एक दिन का वक्त है, आज कुछ दिन छोड़ के यानी कि कल जो है वो इंतखाबात का मरहला जो है वो शुरू होगा। तो उसके ऊपर भी हमारी गुफ्तगू रही, कहीं ना कहीं अपने प्रोग्राम्स में तमाम मामलात पर भी हमने बात की। तो ये सारे मामलात हैं ज़ेर बहस आएंगे, हालात हाज़रा के हवाले से ख़ास तौर पर जो वो बात होती है प्रोग्राम में, ख़बरों को जो है वो शामिल किया जाता है। तो ये सिलसिला जारी रखेंगे और एक और चीज़ जिसके बारे में वज़ाहत ज़रूरी है वो ये कि वो जो सेहत के हवाले से जो सेगमेंट हैं वो इंशाल्लाह वो कंटिन्यू रहेंगे और मखसूस दिन होते हैं हमारे जिसके अंदर हम सेहत के हवाले से बात करते हैं। तो इंशाल्लाह वो सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात होती रहेगी। सवालात क्योंकि बहुत सारे कल मौसूल हुए, बहुत सारी कॉल्स भी मौसूल हुई और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी जो है वो कॉल्स का सिलसिला जो है वो जारी रहा। तो कोशिश ये होती है कि वो जो सवालात आपने भेजे हैं वो हम अपने पास नोट कर लेते हैं और इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में जब ये प्रोग्राम होगा सेहत के हवाले से ख़ास तौर पर जो सेगमेंट होगा उसमें तमाम सवालात जो अपने मेहमानों के आगे रखेंगे और फिर उनसे जवाब ज़रूर लेंगे। तो मोअज़्ज़िज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे मुख्तलिफ़ मामलात पर गुफ्तगू होगी और ख़ास तौर पर जो माशी मामलात है वो ज़ेर बहस आएंगे। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ़ यहाँ पे ज़रूरी है। तो सबसे पहले खुशामदीद कहेंगे मोहम्मद फ़ारूक अफ़ज़ल साहब को। हमारे पिछले कई प्रोग्राम्स में हमारे साथ शरीक रहे, बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं, तज्ज़िया करते हैं, तबसरा करते हैं, ख़ास तौर पे मौशी मामलात और जो सियासी सूरत हाल है उस पर। तो फ़ारूक अफ़ज़ल साहब को एक दफ़ा फिर खुशामदीद। फ़ारूक भाई, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं एक और बड़े ख़ास मेहमान, आप भी बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं, मौशी मामलात पर बड़ा अच्छा तबसरा और तज्ज़िया करते हैं और उनसे भी जो मौशी मामलात है वो आज ज़ेर बहस आएँगे। मसूद नक़ी साहब, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मसूद साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। फ़ारूक भाई, अब हालात हाज़रा के हवाले से गुफ्तगू करना ज़रूरी है, मौशी मामलात तो यकीनन ज़ेर बहस आएँगे, लेकिन ये जो जोड़ तोड़ और सियासी मामलात आपके सामने हैं ख़ास तौर पर सेनेट के हवाले से, लोग ये जानना चाहते हैं कि ये सियासी सूरत हाल जो आपके यहाँ इमर्ज हो रही है, जिसके अंदर जोड़ तोड़ का सिलसिला, फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया, ये मामला तो आपके किस तरफ लेकर जाते हैं? एक मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि सेनेट जो है आपका एक बड़ा सीक्रेट इदारा होता है जो कानून साजी करता है, लेकिन उसके लिए मामला जो पैसे से तय हो रहे हैं, जोड़ तोड़ हो रही है। अच्छा, मैं ये भी देख रहा था गुज़िश्ता रोज़ कि वो इसको एक सियासी मसला जो है वो बनाया जा रहा है और उसको वो जीत और पता नहीं क्या क्या उसको कहा जा रहा है कि शायद किसी सियासी जमात की नाकामी हुई है।
अगर पॉलिटिकल कल्चर ठीक नहीं होगा डेमोक्रेटिक सिस्टम में, अगर आपके रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं अगर इसकी होगी, तो ये किसकी जीत और किसकी हार है, ज़रा ये तो समझाने में हमें मदद कीजिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, मसला ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना जी वो, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि उस पॉलिटिकल सिस्टम के तहत ये मुल्क कभी नहीं चल सकता। ठीक है। अच्छा, अब सेनेट के जब अरकान, ख़ास तौर पे जो आज उसी के हवाले से बात करते हैं, जो इलेक्शन होने वाले हैं, सेनेट को हमारे सूबाई असम्बली के मेंबरान चुनते हैं और कौमी असम्बली के मेंबरान चुनते हैं। मुझे नहीं पता कि दुनिया में कहीं ऐसा होता होगा। सेनेट के इलेक्शन भी डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। अब अमेरिका में देख लें या टर्की में, इधर जहाँ भी सेनेट हैं जो ऐवान बाला बनी होती है, उसमें इलेक्शन वो भी आवाम ही उनको चुनती है एक्चुअली। अब ये जो हमने सिस्टम बनाया एक्चुअली हमारे सियासी लोगों ने अपनी दुकानदारी के लिए, और ये सीधी सी बात है कि अपने फ़ायदे के लिए सिस्टम बनाया ऐसा। आइन में ये ऐसा सिस्टम रखा गया जिससे कि, जैसे देखिए आज जो खरीदो फरोख्त है बड़ा इजी है ना। जी, अब आप 5 लाख लोगों को तो खरीद नहीं सकते, राइट। तो बोला यार 100 लोगों को खरीदना बड़ा आसान है यार। ठीक है। 50 करोड़ या 40 करोड़ या 20 करोड़, यानी बहुत आसान है ना अभी तो, क्योंकि इसमें आता ही पैसे वाला है। जी बिल्कुल ऐसा। तो ये जीत यहाँ पर तो सियासी लोगों की होगी, हार अवाम की होगी एक्चुअली। ठीक है ना। क्योंकि सेनेट एक इतना मोतबर अदारा है जिसमें आप तमाम सूबों को बराबरी के तहत सीटें देते हैं, ताकि तमाम लोग वहाँ बैठ के उन सूबों के जो हैं और जो भी नुमाइंदगी कर सकें, और जो भी बिल आता है कौमी असम्बली से वो उसको सिर हासिल गुफ्तगू करें, उसको फिर उसको पास करें, आगे जो भी करना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम ठीक नहीं है। ठीक है। इस सिस्टम में मैं आपको बताऊं कि मासवाए ये पैसा चलने के अलावा और कोई कुछ नहीं है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि 2004-05 में जब इलेक्शन हो रहे थे, मुझे 12 करोड़ की ऑफर हुई थी सेनेटर बनने के लिए कि भाई आपको टेक्निकल सीट पे आप 12 करोड़ दे दें, सो आई मीन वी कैन डू सो। तो मैं कहा मेरे पास हराम के पैसे नहीं है भाई। अब उस जमाने में 12 करोड़ का रेट था, राइट। तो आज 50-70 करोड़ का इमरान खान साहब या दूसरे लोग बोल रहे हैं, तो ये जायज़ है। मतलब इतना होना चाहिए कि भाई इतना रेट तो होना चाहिए ना, कम से कम किसी भी इंसान की कीमत तो थोड़ी बहुत तो इस तरह तो बढ़ती रहती है ना। और हराम तो ज़ाहिर आप देखें, हमारे यहाँ तो हराम खाना बिल्कुल एक ऐसा है कि आप समझे कि वो कहते हैं यार व्हाट इज़ दिस, ये तो मेरी होशियारी है, चालाकी है मेरी भाई, ये हराम थोड़ी कोई यार, ये तो यार मेरी होशियारी है, और ये मेरी काबिलियत की वजह से। जी, मेरी काबिलियत है कि लोग मुझे पैसा दे के लेना चाह रहे हैं, मतलब तो हम उसको कान को दूसरे तरीके से पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बताऊं, ये इस मुल्क की हार है और ये इस अवाम की हार है। जीत सिर्फ उन लोगों की है जो मुफाद परस्त सियासी टोले हैं, और किसी की नहीं है सर। बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि समझने की ज़रूरत है कि जो कुछ हो रहा है, और ख़ास तौर पे जब तक इस निज़ाम को जब तक तब्दील नहीं किया जाएगा तो ये प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। चाहे आपको कहीं से भी इसको ठीक करने की कोशिश करें, वो करके देख ली गई है, वही लोग हैं, बार बार पार्टियां बदल रहे हैं, वही सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। तो इनसे जो है वो हकीकी तब्दीली जिसकी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं वो शायद आती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये रिफॉर्म्स लाएगा कौन, सवाल ये पैदा होता है। मसूद नकी साहब, आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा ये बताइएगा कि ये रिफॉर्म्स की बात होती है, चाहे किसी भी सूरत में रिफॉर्म्स हो, कोई इकनॉमिक रिफॉर्म्स की अगर बात करें, किसी भी शक्ल में आप बात करें, लेकिन पॉलिसी मेकर का बड़ा एक अहम रोल होता है। लेकिन जब पॉलिसी मेकर इस तरह सेलेक्ट होकर आएगा या इस तरह सेलेक्ट होकर आएगा, जो भी आप इसको नाम दीजिए, तो इससे क्या तवक्को रखी जा सकती है कि हकीकी मायनों में रिफॉर्म्स आ सकते हैं? फरमाइए। रिफॉर्म्स पॉलिसी मेकर से नहीं आते। ठीक है। रिफॉर्म्स जो है वो आवाम से आते हैं, वो वहाँ से शुरू होते हैं। ये पॉलिसी मेकर्स जो हैं ये कहीं काबुल से या इसराइल से या किसी और शहर से तो आए नहीं है, ये इसी शहर से, इसी हलके से, इसी मुल्क से आप और मैं चुन के भेजते हैं इनको। ठीक है जी, अपने वोटों के ज़रिए भेजते हैं। जो सर फरमा रहे हैं कि जो सिस्टम्स हैं, जिस तरीके से चुना जा रहा है, वो यकीनन क्वेश्चनेबल है, उसमें बहुत ख़राबियाँ हैं। लेकिन ये आज की पहली दफ़ा तो सेनेट का इलेक्शन है नहीं। ये 2018 में पहली दफ़ा तो कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शंस हुए नहीं कि हम कहते हैं कि जी गलत तरीके से आ गए। कौन से इलेक्शंस ऐसे थे जिस पे हम ये कह सकते हैं कि सही तरीके से हुए थे और उस पर जो है सही आवाम की नुमाइंदगी हुई थी? तो हमारे आवाज़ उठाने वाले जो लोग हैं ना, वो एक्चुअली जा करके या तो उनका टारगेट्स होते हैं। मैं मिसाल दे देता हूँ, मुझे नहीं पता लोगों को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, या जो सुनने वाले जो साहब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ बगैर नाम लिए,
उनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, और अगर उनका यही टारगेट था तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। एक साहब थे जो रोड पे गटर के ढक्कनों पे जो है वो स्केचेस बना देते थे। एक साहब थे जो हुकूक के लिए लड़ते थे और वो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो उनका नाम हो गया था। दोनों यंग जनरेशन से, मेरे से बाद वाली जनरेशन के लोग हैं वो, और बड़ा अच्छा लगता था कि यार ये ऐसे लोग जो है वो हमारे, उन दोनों को झंडा लग गया। ठीक है जी, अब कहाँ है वो? अब कौन से गटर के ढक्कन और कौन सी टूटी हुई रोड और कौन से मजलूम का अदालत में लेके जाना और खड़े होना। तो करेक्टर है कौम का है, ठीक है, ये पॉलिसी मेकर्स भी इसी कौम से ही गए हैं, और यहीं जा कर के उसी किसी भी पार्टी के झंडे के नीचे जब वो साए तले दम लेते हैं तो फिर नुक्ताचीनी उस पार्टी की तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो मैं तो उन्हीं लोगों को बोलना चाहता हूँ जिनको कौम ने, अवाम ने, जिन्होंने रिफॉर्म, जिन्होंने रेवोल्यूशन लाने होते हैं, उन्होंने आपको इज्जत दे दी थी, उनको तस्लीम कर लिया था कि आप अच्छे लोग हैं और आप ऐसे हो सकते हैं धोखा हो गया और आपका टारगेट ही यही हो तो मुबारक दे देते हो आपको। और अगर ये आपका टारगेट नहीं था जी और आप किसी ट्रैप में आ गए हैं तो आज भी सोच लीजिए आपको रात को नींद कैसे आती है। तो मैं कौम की बात करना चाहता हूँ, मैं इंडिविजुअल आदमी की बात करना चाहता हूँ, मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, मैं फारूक भाई की बात करना चाहता हूँ, आपकी बात करना चाहता हूँ। ये तो सब हमारे नुमाइंदे हैं सर, ये सब हमारे नुमाइंदे, हमने चुना है इनको। ठीक है, आज आप ही का हल्का है शायद, मैं तो इस हल्के में नहीं रहता हूँ जहाँ पे आपके जो MNA इलेक्ट हैं उनके बूट वूट देखते हैं आप बरसातों में इलेक्शन से पहले, और वो चीज़ें देखते हैं आप उनके जो मतलब कौन सा नाटक नहीं किया लोगों ने इलेक्शन से पहले, कौन से काम ऐसे नहीं किए, कौन से दर पे नहीं जाते थे, कौन सी जगह पे नहीं खड़े होते थे, कहाँ है वो? बिल्कुल कहाँ है वो इलेक्शन का फंड, वो मंथली या ईयरली फंड जो MNA को और MPA को मिलता है? क्यों हम हमेशा उंगली उठाते रहते हैं लोगों के ऊपर कि इसने कर दिया। आप कहाँ से आए हो? कराची के ही तो हो। हर वक्त कराची की बुराइयां जो है, कराची की बुराइयां क्या है, कराची की बीमारियां और कराची के जो गिले शिकवे हैं वो लोग बैठ के करते रहते हैं। आपने जिनको वोट मिला था, जो यहाँ के नुमाइंदे बने थे, जी जी 50 तो बने थे ना, 50 तो बने थे ना। आप तो सन ऑफ सॉइल है ना, सन ऑफ द सॉइल थे, तो आप ही कुछ कर लो ना। आप हमेशा क्यों उंगली दूसरे के ऊपर उठाते हो कि ये जी है, ये साईं की सरकार है, ये फलानी सरकार है, इनको वो लेके आ गए, इनको फरिश्ते लेके आए, इनको खलाई मखलूक, इनको ये। अरे भाई, एक आदमी, इस हल्के का एक आदमी पूछ के बताए कोई आदमी कि जी आप प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर हैं, आप आए थे यहाँ पे मेरे से वोट लेने के लिए, अब कहाँ हैं आप? और वो कहाँ है फंड? वो सिर्फ हिसाब दे दें कि आपको जो MPA का या MNA का फंड मिलता है वो किधर है। तो यासिर साहब, बातें लंबी हैं, कर सकते हैं बहुत सारी, बट इंडिविजुअल करेक्टर है। ये जो हमारी शिकायतें और शिकवे हैं ना, हर एक आदमी को तैयार होना होगा। वो जब तैयार हो जाएगा उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। ऐसे इनकलाब किसी कौमों में आते नहीं है। भाई, अब मसूद भाई ने काफ़ी चीज़ों की निशानदेही की है, बिल्कुल ठीक कहा कि ये अपनी सोच को भी तब्दील करना पड़ेगा। क्या वो मिजाज कौम का हो सकता है कि जैसे मैं देखता हूँ दुनिया के अंदर अगर कहीं पे जो अवामी हुकूक को सलब करने की बात की जाती है या कानून साजी उसके ख़िलाफ़ होती है तो लोग वहाँ पे उठ खड़े होते हैं। मैं सोच रहा था कि ये जैसे अभी पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से बात हो रही थी, हर 15 दिन के बाद जो है इजाफा होगा, कोई इसके पूछने वाला नहीं है। अभी तक तो चलें, सेनेट के इंतखाबात हैं तो मामला कंट्रोल में नज़र आ रहा है, यहाँ मामला ये हल हुआ और दूसरी तरफ से सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या अपने हुकूक के लिए कभी आवाज़ उठा सकेंगे? क्या वो कल्चर डेवलप हो सकेगा? जैसा भी मसूद साहब ने कहा कि लोगों को फैसला करना है ना, ये तो कि वही मुंतखब करके भेज रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो सड़कों पे तो नज़र आते नहीं है। इसका मतलब ये है कि काफ़ी मुतमईन है कि जैसे मामला चल रहे हैं उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये तब्दीली अपने अंदर ला सकते हैं यहाँ के रहने वाले लोग? फरमाइए। नहीं हो सकती। वजह ये है कि देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मैंने शुरू से कहता हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना जी, जो भी मसूद भाई बात कर रहे थे, जब किरदार साजी नहीं हुई ना हमारी जनरेशन की जी, तो आप उनसे किसी उस आवाम से, मसूद भाई कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, मैं कभी अपने पाकिस्तानी को कौम नहीं कहता मैं, क्योंकि यार आवाम एक्चुअली कौम तो सर उसके लिए बहुत बड़ा एक वो जज्बा चाहिए होता है। हम आवाम हैं, हमारी आवाम बेसिकली देखिए, जब तक इस आवाम को
इस आवाम की किरदार साजी नहीं की जाएगी, जो हमने पिछले 30-40 साल में जो पिछली जमातें थीं, जो भी चला रहा है 50 साल से हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें आप पूरा गो थ्रू करें तो आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि हम अपने जनरेशन की किरदार साजी कर रहे हैं, ठीक है। और जब वो किरदार साजी होगी तो वो फिर एक अच्छा शहरी, अच्छा मुसलमान, अच्छा पाकिस्तानी बन सकता है। तो हमारा सबसे पहले तो अगर आप ये समझते हैं कि इस मौजूदा सिस्टम के तहत जो आवाम हैं जितनी भी और जो लोग हैं वो सुधर जाएंगे और वो ठीक हो जाएंगे, फॉरगेट इट। So it won't happen, it will never happen, I tell you, because मैं हैसल कौम हम करप्ट हैं। अच्छा, आप प्राइवेट सेक्टर से लेके गवर्नमेंट सेक्टर तक देख लें, हर बंदे के पेट में हराम मतलब इस तरह जा रहा है। देयर आर वेरी फ्यू, ऑफ कोर्स देयर परसेंटेज होगी कि जो हराम नहीं खा रहे, लेकिन ये ना उठने वाली चीज़ जो है ना, ये जब पेटों में हराम चला जाता है ना, और वो कहते हैं यार अगर हम उठेंगे तो यार हमारी जो हराम कारियाँ ये पे कैसे चलेंगी, यू नो। इसलिए रिफॉर्म्स की हमायत नहीं की जाती। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम हमारा है ना, जो पिछले इलेक्शन में होते हैं, मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ कि हमारा ये जो पॉलिटिकल सिस्टम ही ठीक नहीं है। हमें अपना आइन चेंज करने की ज़रूरत है। इस मुल्क में जब तक इख्तियारात आवाम तक नहीं जाएंगे, वो क्या है आवाम तक, बल्दियाती अदारों तक, बल्दियाती अदारों को मुंतखब सही तरह होके वो जब आएंगे, वो शहरों को, कस्बों को, देहातों को जब अपने कंट्रोल में लेंगे, ये उनका काम है कि सही काम करना। जो गलियां, पानी और सड़कें और लाइटें और ये सारे काम जो है ना, ये काम उनके हैं। ये MPs MNAs को फंड तो दिए जाते हैं सर उनकी करप्शन के लिए, एक्चुअली वेरी सिंपल, बिकॉज इफ वन इज इन्वेस्टिंग लाइक 25 करोड़ 30 करोड़ पे लगा के आता है बन के मेंबर असेंबली के लिए, तो नाउ he needs return of that. So that is the only way कि आप you please them by giving them the money. Yes. So ये जो MNA MPs को पहली चीज तो ये कि सिस्टम ही खराब है ना। आप उस सिस्टम के तहत आप उनको पैसे दे देते हो for what? अब वो आपको MNA जैसे जिनकी ये बात कर रहे हैं, हमें पता है किसकी बात कर रहे हैं। जी। बात ये है कि वो उनका टारगेट ही वही था एक्चुअली। देखिए कुछ लोग अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए, अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए बहुत सारे काम करते हैं, and when they achieve their goal, so they are vanished. ठीक है, वो कहते हैं बस दिस इज व्हाट वी वांट। अब ठप्पा तो लग गया ना, सबका कौमी असेंबली मेंबर, सबका वजीर, सबका ये चीजें तो आ गई ना आपके पास अब, तो दैट इज मोर देन एनफ फॉर देम टू मूव अराउंड इन सोसाइटी एक्चुअली। सो द प्रॉब्लम इज कि हमारा ये जो पूरा सिस्टम है ना सर, जब तक ये चेंज नहीं होगा, हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं होगा, हम जब तक किरदार साजी अपने बच्चों की नहीं करेंगे, और किरदार साजी जो है ना वो अल्लाह ताला के कलाम से ही आनी है और किस चीज़ से नहीं आनी है। हम जब तक तर्जुमा कुरान जब नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को अपने शुरू से लेके, हम जब तक उनको अखलाकियात नहीं पढ़ाएंगे जो हमारी दीन ने सिखाई है, जब तक हमारे बच्चे, हम अगर मम्मी डैडी वाला स्कूल पढ़ते रहेंगे सर, वी वोंट लर्न एनीथिंग, आई टेल यू। ठीक है, आप मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी तो बोल लेंगे, लेकिन अभी किरदार साजी नहीं है, काबिलियत नहीं है आपकी। तो जब तक किरदार साजी अवाम की नहीं होगी सर, ना तो ये कौम बन सकती है और ना ये कभी रोड पर आएंगे किसी भी चीज़ के लिए। बस ये वेरी सिंपल सर, ये बॉटम लाइन है आपके ख्याल में कि जब तरबियत सही होगी, किरदार साजी के ऊपर काम होगा और तालीमी मयार को बेहतर बनाया जाएगा, तो यकीनी तौर पर फिर उसके नताइज सामने आना शुरू हो जाएंगे। ये मसूद साहब फरमाइए, जब ये तमाम चीज़ें नहीं ग्राउंड के ऊपर हल होती तो फिर मैं कैसे ये समझ लूँ कि फिर ये जो मौशी मामलात हैं जिसको बुरी तरह उलझ कर रह गए हैं, कैसे ठीक हो सकते हैं? इसको जब हम एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। जब हम इसको इकोनॉमिक डिस्कशन करते हैं कि उसके हवाले से बात करते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ों पर बात करनी पड़ती है, इंटरेस्ट रेट के ऊपर, इसके अलावा हमारी डेट लाइबिलिटीज़, ये वो सब, ये सारी चीज़ें उलझ कर रह गई हैं ना। लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, इसको आसान और साल अंदाज में अगर पेश करें तो ये चीज़ें तब ठीक होंगी जब आपका सिस्टम सही काम करेगा। अब ये सिस्टम ठीक होने में कितना टाइम लगेगा ये कोई कैसे बता सकता है, क्योंकि अब जो इस वक्त सूरत हाल है, हम इसको देखते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले 4, 5, 6 या 7 साल के बाद या 10 साल के बाद सूरत हाल आपकी क्या होगी, और जहाँ आप आज खड़े हैं, आप, मेरा ख्याल है, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि आप वहीं खड़े होंगे। तो फिर ये मामला कैसे हल होंगे? इनको ठीक होने में तो फिर मेरे ख्याल में 100-1 साल लग सकते हैं। फरमाइए। देखिए, कोई भी आप माशी या सियासी या सकाफ़ती कोई भी चीज़ को आप अगर कहते हैं, मैंने आपको एक दफ़ा एक मिसाल दी थी कि जी आप बजट बैलेंस की बात करते हैं, एक्सटर्नल डेट्स की बात करते हैं, सर्कुलर डेट्स की बात करते हैं, ये मिसाल घर से शुरू कर दें। ठीक है जी, ठीक है, ये घर से शुरू कर दें ना। छोटी सी बात है कि जी मेरी आमदनी इतनी है, मेरा खर्चा कितना होगा, ठीक है, और अगर मेरी आमदनी के हिसाब से मैं खर्चा बैलेंस नहीं कर सकता तो कर्जा लूँगा तो फिर क्या होगा। ठीक है, यही मिसाल यहाँ से है कि ये सिस्टम कैसे सही होंगे। आपको घर में कोई काम कराना, तो ये गीज़र ख़राब हो गया, कोई टैप ख़राब हो गया, कोई स्विच ख़राब हो गया, कोई लाइन ख़राब हो गई, या छत से कोई पानी टपक गया, कुछ भी होगा,
आप तय करेंगे कि ये कैसे सही करना है। ठीक। प्लम्बर को बुलाना है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है और वो प्रोसेस शुरू करेंगे। यहाँ पे जो सबसे बड़ा सेटबैक है, जो द बिगेस्ट सेटबैक, कि इंटेंशन नज़र नहीं आती है, शुरू करने का प्रोसेस नहीं आता। अगर इस कौम को सही करने की बात की तो सर ने कहा कि जी आप अपने एजुकेशन से और तरबियत से और वहाँ से शुरू करें ना, बच्चों से शुरू करें, और उसके बाद तो किसी भी माशी मामलात में चले जाएं, किसी ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग में चले जाएं, किसी नेशनल रिफॉर्म्स में जाएं, पॉलिसी मैटर्स में जाएं, किसी में भी जाएं, शुरू करना पड़ेगा प्रोसेस। अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू हुआ। ठीक है। हर चीज़ जो है वो एक बड़ा मकबूल हो गया ना जुमला कि जी नज़रिया ज़रूरत के तहत चलती जा रही है। तो ये नज़रिया ज़रूरत के तहत चलती रहेगी जब तक आपको पता ये नहीं लगेगा ये खान साहब हैं, ये साईं हैं, या ये भाई हैं, या ये फलाने हैं, ये चौधरी साहब है। कोई साहब ऐसे आएंगे गवर्नमेंट में कहीं पे, या प्रोविंशियल होगी या फेडरल होगी, और वो ये कहेंगे कि जी मैंने करना है, और लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये जो आपका कंट्री है ना, या ग्लोब कह लें या हल्का कह लें, इट्स लाइक अ सर्कल, या एक बॉल है, या ये जो है ना, इसका एक एरिया ब्राइट है और बाकी एरिया जो है वो ग्रे है, डार्क एरिया है। तो अब वो जो ब्राइट एरिया ना बड़ा छोटा सा है अनफॉर्चुनेटली, और जो ग्रे एरिया है वो डोमिनेट करते करते उस ब्राइट एरिया को बहुत छोटा कर दिया है। तो इसको वापस बड़ा होना है। इसमें जो लोग शामिल होंगे, इसमें जब लोगों की स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, इनिशिएट करेंगे, वो लोग बढ़ेंगे, तो ये ब्राइट एरिया बड़ा होगा। वो अभी नज़र नहीं आ रहा कि ये सही करने के लिए कैसे। आपने तो सवाल किया कैसे होगा, तो कैसे जी जो बैठे हैं, जो अरबाबे इख्तियार जिनको बोलते हैं, उनमें से कोई नज़र नहीं आ रहा ये सब सही करने के लिए तैयार है। वो कहते हैं ऐसे ही है, ऑफिशियली स्टेटमेंट लोगों के आ जाते हैं, सिस्टम्स जो हैं वो ऐसे ही चलेंगे ऑफिशियली ही। बिल्कुल ठीक बात रसवाई की है, ऑफिशियली लोगों के स्टेटमेंट आ जाते हैं कि ये सिस्टम जो है वो चेंज नहीं हो सकता, ये ऐसे ही चलेगा। तो जब करने वाले स्टार्ट करने के लिए तैयार नहीं है, प्रोसेस शुरू नहीं हो रहा, तो मैं आमतौर पे नहीं करता इतना कोई मायूसी की बात, पैसिमिस्टिक नहीं हूँ, लेकिन नज़र नहीं आ रहा सामने जो है, जो लोग हैं करने वाले। और वो मैंने आपको एक दफ़ा मिसाल दी थी कि जी लोग कवालियाँ करते रहेंगे, पीछे जो है वो तालियाँ लोग बजाते रहेंगे, तो ये तो चलेगा। पब्लिक स्टेटमेंट्स आएंगे, अखबारों में आएंगे, ट्वीट्स आएंगे, ये सब चल रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग वाह वाह कर रहे हैं, बस ठीक है। ऐसे अभी तो ये चलाते रहें। और कोई ये बताइए कि अगर जैसे अभी मसूद साहब ने कहा कि अगर कोई काम आपके घर में भी अगर ख़राब होता है, ठीक है, आपको सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि इसको ठीक करवाया किस तरह जाए। अब मसला ये है कि अगर मेरे घर की नाली जो है कोई लीक हो गई या ड्रेन में कोई मसला आ गया, तो मैं वो ज़ाहिर है कि उसके लिए प्लम्बर ढूंढूंगा या कोई इस तरह का बंदा ढूंढूंगा। या मसला ये है कि अगर अब मैंने दिल का इलाज कराना है तो मैं दांत के डॉक्टर के पास जो वो भेज रहा हूँ, तो क्या इससे मामला हल हो सकता है? ये तो ज़रा बताइए। अब दूसरी बात ये कि मैं हमेशा एक बात इसके ऊपर बड़ा आजकल जोर दे रहा हूँ, अगर आप कोई काम खुद से नहीं कर सकते, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट एंटिटीज़ के अंदर जो कम से कम, चले इस एरिया के ऊपर बात कर लेते हैं, इसको अगर आपने ठीक करना है, कॉर्पोरेट कल्चर जो आपका है ये इतना प्रोडक्टिव कैसे आपको रेप्लिकेट कर सकते हैं, उसको लाकर आप इफेक्टिव बना सकते हैं, कम से कम ये तो कर सकते हैं। अगर आप खुद से अगर चीज़ों को ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, ये भी आपका एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है। हर चीज़ पॉलिटिसाइज कर दी जाती है, मसला कहाँ से हल होगा, ये तो बताएं। देखिए, बात ये है कि जब मुफादात की बात आती है ना, ज़ाती मुफादात की, तो जैसे मसूद साहब कह रहे थे ना कि नज़र नहीं आ रहा, नज़र आएगा भी नहीं, ये होना भी नहीं है। बात ये है कि जो लोग तैयार किए हमने 30-35 साल में पिछले, वो जब 15 साल के होंगे उसके बाद उन्होंने उनकी तैयारी की। 15 साल के जब थे तो उस वक्त उनकी तरबियत साजी नहीं की गई, किरदार साजी नहीं की गई थी उनकी। वो अब 50 साल के हैं, वो अब गवर्नमेंट में हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में है, कोई किधर बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा हुआ है। जो कल्चर हम लेकर आए वो सिफारशी कल्चर लेकर आए, जो कल्चर हम लेके आए वो चीटिंग वाला कल्चर लेके आए अपनी एजुकेशन सिस्टम में, जो कल्चर लेके आए वो हम पैसे का, रिश्वत का कल्चर लेकर आए, वो दे के नौकरी लेने का सिस्टम लेकर आए। जिन नाअहल लोगों को जब आप ऐसी पोजीशनों पे बैठाएंगे, चाहे वो आपकी जितनी भी जो आपके क्या कहना चाहिए ब्यूरोक्रेसी हो, या आपके गवर्नमेंट के डिफरेंट सेक्टर्स हों, जहाँ पर के जो है ना, अल्लाह का भला करे कि मुलाजमतों का मसला है, ठीक है, अब वो लोग इस वक्त इस मुल्क में रूल कर रहे हैं। अच्छा, वो ज़ाती मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने बल्कि उन लोगों का जिन्होंने उनको वहाँ तक पहुँचाया है। ठीक है। तो ये सिस्टम जो है ना, ये देखिए, ये
एक जो जब तक एक पूरा कंप्लीट सिस्टम 180 एंगल से चेंज नहीं होगा, आई टेल यू नथिंग विल चेंज। ये वही लोग हैं जो 500, 800, 1000 लोग हैं जो कभी उस पार्टी में होते हैं, कभी उस पार्टी में होते हैं, उनका चचा उस पार्टी में है, ताया उस पार्टी में है, भाई उस पार्टी में है, मैं उस पार्टी में हूँ, और मेरा ताया का बेटा जो है वो उस ब्यूरोक्रेसी में है, मेरे चचा का बेटा जो है वो फौज में जर्नैल है, वो फलाना है। तो ये एक ऐसा बड़ा विशेष साइकिल बना हुआ है जिसको आप तोड़ नहीं सकते, और ये सारे अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अगर आप ये सोच लगा के बैठे हैं कि कुछ सही हो जाएगा, नहीं होगा जब तक कि बेरहमाना किस्म का बेरहमाना, जब तक रोज़ाना एवरी अदर डे लाशें नहीं लटकेंगी सर लोगों की, जब तक मैं बता रहा हूँ आपको सर ये चेंज नहीं होगा। आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला ने जज़ा और सज़ा का जो निज़ाम रखा है ना, वो इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान में लिखा है इस चीज़ के बारे में, तो ये कभी चेंज नहीं होगा। कैसे हो सकेगा? अब सवाल ये पैदा होता है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि यहाँ तो मामला ऐसे हैं। अब कुछ मामला ऐसे हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू की जाए, आपको पता है आपके मुल्क में शजर ममनू है, चले उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे ज़रूर। मामला को हल तो करना है, और कौन करेगा सवाल ये पैदा होता है। इसके ऊपर बात जारी रहेगी। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। हुकूमतों की तरफ देखते हैं तो मामला तितर बितर नज़र आते हैं। जोड़ तोड़ की सियासत है, मफादात की सियासत है, अवामी मसाइल का हल होंगे। अभी सेनेट के इंतखाबात भी हो जाएंगे, अवाम की ज़िंदगी पर इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? एक आम आदमी की सवाल ये है, वो पूछता ये है कि ये जो कुछ कर रहे हैं आप, जोड़ तोड़ हो रहे हैं, सियासी मकासद के लिए लोग इस्तेमाल भी हो रहा है, इख्तलाफात भी हो रहे हैं, रोज़ाना खबरें भी चल रही हैं, नतीजा क्या निकलना है? मुझे साहब ये नतीजा कैसे निकलेगा? सवाल ये पैदा होता है, सेंस ऑफ ओनरशिप प्रिवेल नहीं करता किसी भी लेवल के ऊपर। आपने कहा कि अवामी सतह के ऊपर देख लीजिए, लोगों की सोच तब्दील नहीं होगी तो ऊपर वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकती। एक और बड़ा मसला है, वो सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है। कल किसी इदारे के पास जाता है मामला हल करने के लिए, जी तस्वीर तलब मसला है, अगर ये हल नहीं होगा तो सिस्टम आगे ठीक नहीं होगा। वो ये कहते हैं कि जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी जिनकी है उन्होंने हल करना। सही है गलत की बात नहीं हो रही, जवाब मैं बता रहा हूँ, टेक्निकली स्पीकिंग ये बात है, बात ठीक है। आवाम ये पूछता है कि फिर मसला हल होगा कैसे, क्योंकि यहाँ तो किसी के पास जाएं उसके पास तो आगे से जवाब आता है मैं तो माली हाँ, तो फिर मामला कैसे हल होगा? ये सर फरमाइए। देखिए इसके भी दो अलग अलग तरीके, एक सोशल है एक इकोनॉमिकल। ये जो मसाइल हैं जो ओनरशिप वाले हैं, जिसको जो कानून कहता है, कानून तो हर चीज़ का लिखा हुआ है ना सर, इम्प्लीमेंटेशन की बात है। ऐसा ही कानून तो हर चीज़ का लिखा हुआ है, मौजूद है। फाइनेंशियल में एक जो सेक्टर है जो कस्टोडियन है वो स्टेट बैंक है, फाइनेंस पैसों का, ठीक है जी। पॉलिसीज जो है FBR है, कलेक्शन बनाने की, कलेक्शन पैसे देने की, लेने की, टैक्सेशन की। फाइनेंस मिनिस्ट्री है जो फिस्कल पॉलिसीज और बजट्स की बातें करती है। कानून में हर चीज़ लिखी हुई है। मैंने मिसाल से फाइनेंस की इसलिए दे दी कि हम इकोनॉमिक से और इससे बात करते हैं, बिजनेस एंड ट्रेड की बात करते हैं, तो इसलिए तो ये बेसिकली आपके कानून को, लिखे हुए कानून को इम्प्लीमेंटेशन की बात है। मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ, छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ, और वो मिसाल ये है कि क्या आप हर आदमी को, हर ड्राइवर को, वो मोटरसाइकिल का हो या गाड़ी का हो, उसको ये बात पता है कि सीट बेल्ट ना लगाने का जुर्माना ऑफिशियली कितना है, हेलमेट ना पहनने का ऑफिशियली कितना है, ट्रैफिक लाइट का ऑफिशियली कितना है। जब वो जुर्म कर देता है तो वो उसको वहाँ पे पता लगता है कि 320 रुपये है या 1050 रुपये है, हर चीज़ का। आप यहाँ से उठ के जाते हैं 2 घंटे की फ्लाइट के बाद, और वहाँ जाकर के उसको कहते हैं यार मेरे पास मास्क नहीं है, मेरे ऊपर 5000 का जुर्माना है। मैं ये ट्रैफिक लाइट अगर मैंने ब्रेक कर दी तो मेरे पास 4000 का जुर्माना है। ये हर आदमी को वो जुर्माना पता क्या है। पहली बात तो ये है कि हमें ये बात पता ही नहीं है कि हमारे ऊपर जुर्माना कितना है। हमारा सिस्टम जो है वो जुर्माने वाला रह नहीं है। तो कानून की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमारे यहाँ उसका फुकदान है। ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी बात ये हो गई, देखें आपको थोड़ी गहरी बात है, ये समझनी पड़ेगी। ये जो मार्केटिंग हमारे मुल्क में होती है ना, जैसे शायद मैंने कभी जिक्र किया हो इस बात का कि जो फ़कीर है उसकी मार्केटिंग क्या है,
वो अल्लाह का नाम लेगा, आपको वास्ते देगा, जोड़ी सलामत करेगा, ये सब कुछ दुआएं देगा, ये सब करेगा और आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको उसके बदले में। डाकू तो ये नहीं करेगा ना, डाकू तो माँ बहन करेगा, गालियां देगा, गन दिखाएगा, चमाट रखेगा, वो उसकी मार्केटिंग है। दुकान पे चले जाएंगे तो एक साफ सुथरा खूबसूरत सा सेल्समैन या सेल्स गर्ल जो है वो आपको एंटरटेन करेगी। इस मुल्क में कुछ लोगों ने एक मार्केटिंग कर दी है कि अगर तुमने अपनी मर्जी से कोई काम किया ना तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, ये इदारा तुम्हारे साथ ये करेगा। तो जो काम करने वाले, ऐसा तो नहीं है ना, आवा का आवा तो अभी भी नहीं बिगड़ा हुआ ना भाई, ठीक है। आज मैंने आवा भी बड़ी देर में समझा कि होता क्या है, क्यों बोलते हैं ये आवा का आवा बिगड़ा है। फिर समझ में आया कि यार ये क्यों कहते हैं कि वो आवे में एक रोटी भी नहीं पक रहे, बोले भाई आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो अभी आवा का आवा नहीं बिगड़ा हुआ, कुछ लोग काम करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हमने मार्केटिंग कर दी। सही, हमने मार्केटिंग कर दी कि जब दिल करेगा तुम्हारे साथ, तो लोग जो है ना वो खौफजदा होकर के, उसमें सरकारी अफसरान भी हैं, उसमें सियासी लोग भी होंगे, उसमें कुछ वॉलंटियर सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही होती हैं, कुछ बोर्ड ऐसे बन रहे होते हैं प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के। हर आदमी जो है वो पीछे बैठ करके ना, और उसने ये तय कर लिया कि यार मैं अपने सर पे तो ये नहीं कर ऐसा ही। जब आप पूरे प्रोसेस को स्लो कर देंगे, जो आप कहते हैं ना सेंस ऑफ ओनरशिप, सेंस ऑफ ओनरशिप आपने खराब कर दी ना। सेंस ऑफ ओनरशिप, जो आदमी एग्रेसिव था, जो काम करना चाह रहा था, जो स्टेप फॉरवर्ड था, वो ज्यादा आगे बढ़ेगा ना। और फिर हमने डराना शुरू कर दिया, भाई ध्यान से भाई, तेरे को पता है ना वो वाले आ जाते हैं, ये एक साइन पे सब डरने शुरू हो गए। ये मार्केटिंग है, ये कुछ लोगों की मार्केटिंग है कि जैसे ही हम इक़्तिदार में आएंगे, हम किसी इदारे को, क्योंकि मातहत इदारा हो गया, उसको यूज करेंगे और फिर वो करेंगे। ये सब इस चीज़ के लिए अब तैयार हो गए कि ये जो हम अपना ये कोशिश जो करते हैं ना, कि ये सेनेट और ये जो आप फारूक भाई से गुफ्तगू कर रहे थे, ये इसलिए करते हैं कि अगले वाला दौर जो है ना, वो जो इनका रोज़ हिसाब दुनिया में ज़मीन वाला है ना, वो डिले होता चला जाए। बिल्कुल ठीक कि एक इक़्तिदार का दौर और मिल जाए तो ये और मजीद 5 साल निकाल देंगे। ये सबको पता है, ये रियलाइज़ करते हैं कि जैसे ही हम उतरेंगे और एक और गवर्नमेंट आएगी, वो जो किसी भी पार्टी की, हमारी तो नहीं होगी, तो वो अपनी नालायकियों से और अपनी चीज़ों से पर्दा हटाने के लिए हमेशा पीछे वालों की बात करती है। ऐसे ही आपने की थी, कितनी की थी, इतनी करप्शन की थी या इतनी की थी, आपने इतनी नालायकी की थी या इतनी की थी। लेकिन उसके पास, गरीब के पास और कुछ है नहीं सिवाय इसके कि वो पिछले वाले का गिरबान पकड़ के लेके आएगा और अपनी सारी ताकत जो है वो वहाँ इस्तेमाल करेगा। ये सिस्टम, ये कल्चर में जब आप चले गए, जब आपको अपने राइट्स का, अपने कानून का नहीं पता, आपको ये नहीं पता ये गलती की जुर्माना क्या है, इसकी सज़ा क्या है, जहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेड हैं, जिन कानून में उनको सब पता होता है कि इसके बदले में क्या होगा, हर आदमी को पता होता है। बिल्कुल ठीक है। अगर आपने जो वैक्सीन वाले चक्कर चल रहे हैं, ट्रैवल किया आपने, जो है वो क्वारंटाइन करना है, अगर क्वारंटाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा? दुबई वाले को पता है कितना जुर्माना है, यूके वाले को, हर आदमी को पता है इतना जुर्माना है, उसको पता है इतनी सजा हो सकती है। तो हमें ये सब चीज़ों का ना कैजुअल एटीट्यूड में चले गए, हमारे लिए ये लेजर हो गया, हम बातें कर रहे हैं, ऐसे ही हम बातें कर रहे हैं, हमें ये है कि हर चीज़ इज़ नो प्रॉब्लम। एग्जैक्टली इशू नहीं है यार, इंसान से डील करना है ना यार, जिन्नात से थोड़ी करना है। ठीक है, दिस इज अ स्टैंडर्ड डायलॉग कि यार जिन्नात से थोड़ी, इंसान है ना यार, वो फलाना, अरे इंसान है ना भाई, ऐसा ही है। तो कोई इम्पोर्टेंस जब कानून की ख़त्म हो जाए और ये जो टूल्स मार्केटिंग के आ जाएं कि जी मेरे किए, मेरे कहे बगैर, मेरी मर्जी के बगैर कुछ होगा नहीं, वहाँ पे सेंस ऑफ ओनरशिप जो है वो डाइल्यूट होना शुरू हो। ठीक है। अच्छा, अब कल की आपको एक मिसाल देता हूँ मैं। वो क्रिकेट का मैच आपको पता है इधर हो रहा था, 2 लड़के एक टीम के अंदर खेल रहे थे, उन्होंने एक सर्किल बनाया हुआ, उसको अपना बायोसिक्योर बबल का उन्होंने नाम दिया। मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप इसकी, जैसे मसूद भाई ने बात की, आपको शायद समझने में आसान हो। ससा और जजा की बात हो रही थी, 2 खिलाड़ी उसकी वायलेशन करते हैं, उस बबल से बाहर आ जाते हैं, यानी कि वो जो सर्किल, जो हिसार जिसमें उनको रखा गया, उससे बाहर आ गए। हुआ ये कि जनाब फैसला किया गया इनको सज़ा दी जाएगी, 3 मैचों के लिए मुअत्तल कर देंगे और इनको जो है वो आइसोलेट किया जाएगा, इस तरह की बात हुई। उनके ओनर ने किसी खास शख्सियत से मीटिंग की और वो सज़ा माफ़ कर दी गई। मैच शुरू होने से 2 घंटे पहले वो जिस लड़के को सस्पेंड किया गया था, वो मैच खेलने के लिए बिल्कुल तैयार था, ग्राउंड में मौजूद था। लोग भी परेशान और सब हैरान कि ये कैसे हुआ कि जिसको सज़ा दी गई वो 2 घंटे पहले मैच से सज़ा उसकी ख़त्म कर दी गई और वो मैच में आ गया। कल की खबर ये थी कि जनाब एक टीम, उसका एक लड़का, उसको कोरोना वायरस हो गया, डिटेक्ट हो गया, जिसकी वजह से कल मैच हो ही नहीं सका। आज वो मैच मुकम्मल किया जाएगा।
और अगर ये मामला मज़ीद हाथ से निकल जाता तो हो सकता था कि पूरा इवेंट ख़तरे में पड़ जाए। अब ये बताइए कि किससे सवाल किया जाए। तो एक क्रिकेट मैच की मिसाल देकर आपसे पूछ रहा हूँ कि जनाब, जब अगर वहाँ पर सज़ा के ऊपर अमल अगर कर लेते, अगर उनको आइसोलेट कर देते, तो क्या कोई और लड़का ये कोशिश कर सकता था? अब मसला ये है कि अगर आप किसी और लड़के को अगर पाबंद करने की कोशिश करेंगे या सज़ा अगर आप उसको देंगे, तो वो क्या इख्तियार नहीं रखता वो सवाल करे कि आपने उनके लिए तो कंसेशन उनको दे दी और मुझे आप जो है वो सज़ा का वो हकदार ठहराते हैं, तो ये वायलेशन नहीं हो रही? जब इस तरह के सिस्टम हम बनाएंगे और उसके नुकसानात बहुत जल्द नज़र आना शुरू हो गए, तो फिर मामला कैसे पड़ेगा? ये तो क्रिकेट मैच की मैंने आपको मिसाल दी, आप किसी भी शोबे में चले जाएँ, आपके यहाँ यही निज़ाम राइज है, तो कैसे ठीक करें? यही देखिए, ये एक प्रेसिडेंट सेट कर दी ना उन्होंने। अब आइंदा कभी ऐसा होगा तो क्या होगा? अब वाली बात कि वो कहेंगे हम क्यों करें भाई, आपने उनको माफ किया था। बिल्कुल ठीक। अब ये उस ऑनर की, जो भी उस टीम का ऑनर है, ये इंतहाई नाअहली और गैर अखलाकी हरकत उन्होंने की कि जिसे कहना चाहिए कि भाई आपने जो एक सिस्टम या लॉ बना हुआ है, आपने उसको एनफोर्स नहीं होने दिया, जो कि आगे जाके एक बेहतर होता, हर बंदा उसको फॉलो करता। देखिए, यहाँ मसूद भाई की बात को आगे लेके चलूंगा। वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है यार, चलने दो यार, इंसान ही तो हैं, डील कर लेंगे यार। कल्चर है, यहाँ हर एक की कीमत है, हर इंसान की कीमत है। किसी की खुशामद कीमत है, वो उसमें खुश हो जाता है, खुशामद करें उसकी कीमत है, वो ठीक है, तो वो ही विल डू वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। किसी की तोहफे ताइफ कीमत है, ठीक है ना, वो उसमें खुश होगा एंड ही विल डू फॉर यू। और किसी की पैसा कीमत है, वो कितनी है वो तो फिर डिपेंड करता है जॉब के ऊपर, यू नो। और किसी की इन्फ्लुएंस की कीमत है, राइट। तो यहाँ हमारे इस मुआशरे में हर शख्स की कोई कीमत है। बिल्कुल ठीक है, ठीक। तो वो कीमत अदा करें, आपका काम हो जाएगा जी, कोई इशू नहीं है। वो जन्नत वाली तो बात ही नहीं है ना, जन्नत की आप डील करना। लेकिन चीज़ क्या है कि हमने हर शख्स की कीमत रखी हुई है, वो उसको आप दें, अपने काम कर लें। इसीलिए देखिए, इस मुआशरे को, जैसे चालान की बात हो रही है, वो ये बात की कि भाई आप जैसे कोई अगर हेलमेट नहीं पहना उसने, या उसने बेल्ट नहीं बांधी, मोबाइल सुनते हुए पकड़ा गया, गलत पार्किंग कर रहा है। गलत पार्किंग कौन कर रहा है ये बताइए? मैं कर रहा हूँ ना। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर मैं दे रहा हूँ, पकड़ यार, चल यार, निकल यार, ऐसे ही। अच्छा, ऐसे ही। हेलमेट आया ना, पता पहनना है, मैंने यहाँ रखा हुआ है, पहन नहीं रहा, मैं पहनूंगा नहीं। आया, पकड़ या 50 पकड़ यार, ठीक है। उसको करप्ट कौन कर रहा है? उस अदारे को करप्ट कौन कर रहा है? मैं और आप कर रहे हैं। मैं गलत पार्क कर रहा हूँ, मैं सिग्नल तोड़ रहा हूँ, मैं गलत लेन में चला रहा हूँ, चला तो मैं रहा हूँ ना। सिस्टम तो है कि भाई आपने चलाना है इसमें अंदर, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैं पैसे देना शुरू किए, हमने उन लोगों को करप्ट कर दिया। अब वो पहले तो तनख्वाहें उनकी कम थी, उनको पैसे लग गए, अब वो खड़े रहते हैं। अब देखें, पुलिस के कांस्टेबल जो होते हैं, दे डोंट केयर, ट्रैफिक इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, वो गप लगा रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, उनको परवाह ही नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सब चल रहा है सिस्टम, ठीक है। ये सारा, ये सब कुछ हर निज़ाम, हर जगह, हर अदारे में मिलेगा आपको ऐसा, हर अदारे में। आप जैसे किसी अदारे में घुसेंगे, आपको महसूस हो जाएगा, स्मेल आना शुरू हो जाएगी कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग। जो बंदा ठीक होता है ना, मैं पकड़ा गया। ये अगर जो 2 घंटे वाली फ्लाइट लेकर जाएंगे, जैसे मसूद भाई ने कहा, तो वहां पर जाकर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ है ना सर, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ है। देखिए, हमारे जो तमाम बड़े ऊपर बैठे हुए ना, जो हायर अथॉरिटीज, पुलिस वाले, जो आईजीज हैं, डीआईजीज हैं, सब हैं, ये सर एनफोर्स करवाना उनका काम है ना। अगर एक सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा, अगर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ नहीं हो रही, ये उस अदारे की नाकामी है ना। ठीक है, उस अदारे की नाकामी। उस अदारे का सरबराह कौन है फिर? बिल्कुल ठीक है। इसलिए इतने ब्यूरोक्रेट बड़े बड़े आते हैं, सीएसएस ऑफिसर्स आते हैं, तो उनका काम क्या है कि वो देखिए, सिर्फ ऑफिस बैठ के काम नहीं होता। इसी तरह हमारे जो गुजरा हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी हैं, वो सब बैठे रहते हैं, दे डोंट गो इनसाइड बेसिकली। भाई मसला भी यही है ना। मैं सवाल आपसे यही बार बार दोहराता हूँ कि जनाब, किससे सवाल करें? एक एफबीआर के एक फॉर्मर चेयरमैन मिल गया मुझे, जब मैंने सवाल किया, मैंने कहा आप तो माजी में कभी किसी वक्त बहुत ज़ोर दिया करते थे कुछ मामलात के ऊपर, जब आपको चेयरमैन बना दिया गया तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप रिफॉर्म्स लेकर आते? जस्ट वन वर्ड ही सेड कि नहीं जी, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है रेगुलेशंस बनाना, ये रिफॉर्म्स लेकर आना, दैट्स इट, गुफ्तगू ख़त्म। देखिए, बात पता क्या है, ये जो एक कैंसर है ना जी, वो फैला हुआ है, ठीक है। और वो किसी भी अच्छी चीज़ को, ऐसी चीज़ को, जब तक कि उसकी देखें सर्जरी नहीं होगी, केमोथेरेपी नहीं होगी, सिस्टम चेंज नहीं होगा, उसको निकाल के फेंकेंगे नहीं उस कैंसर को, वो कैंसर ठीक नहीं होगा। ये आपकी ब्यूरोक्रेसी में, आपकी पॉलिटिशियंस में, आपके एवरीवेयर देयर इज अ कैंसर एक्चुअली। बिल्कुल ठीक है। तो आप उस कैंसर को उठा के काट के फेंकेंगे तो इलाज होगा। आप समझेंगे नहीं, उस कैंसर का इलाज आप मेडिकेशन से कर लेंगे, सर नहीं होता, आपकी मौत है फिर।
अगर आपने सर्जरी ना की, आपने कैंसर नागुज़ीर हो चुकी है। फेंका, हाँ, तो ये इस वक्त देखिए, ये मैं हमेशा कहता हूँ हमारा निज़ाम ही गलत है, टोटल गलत है। और ये सिर्फ वही कोई पता नहीं अल्लाह का बंदा कोई आएगा या कहाँ से आएगा या खलाई मखलूक आएगी, आई डोंट नो, लेकिन somebody has to come and take over। तो देखिए वो हमारे यहाँ शजरे ममनू में आपसे नहीं, बेरहमाना एहतसाब, ठीक है। और एवरी अदर डे हमें पता चले कि इसको लटका दिया, उसको लटका दिया, इसको लटका दिया, कौन करेगा? देखिए इन जमातों में जो भी हैं, अगर आप खान साहब को ले लें अकेला, अगर बंदा ठीक है तो उनके साथ के लोग कैसे हैं? ऐसा ही बात ये ना, अभी ये प्रॉब्लम वही उन्हीं पार्टियों से आए हुए हैं, उन्हीं जगहों से आए हुए हैं, वही काम करते हुए आए हैं, तो वो क्यों खान साहब को काम करने देंगे भाई? ये भी एक वो डरा के रखेंगे। अभी देखिए मुझे खान साहब के स्टेटमेंट बड़ा मुझे अजीब सा बहुत हंसता रहा, मैं अभी भी हंसता हूँ जब भी कभी बोलते हैं वो, कि यार ये महंगाई जो आई है ना, ये बेसिकली डॉलर की वजह से आई है। केले वाले का डॉलर से क्या काम मुझे बताइए, सब्जी फ्रूट वाले का डॉलर से क्या काम मुझे बताइए। महंगाई जो हुई है भाई, वो एक आपके एक इंटरनल जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है, मैकेनिज्म नहीं बनाया उसको कंट्रोल करने का। डॉलर का उससे कोई सरोकार नहीं है। क्यों? ये पट्टी किसने पढ़ाई उनको? उनके हवारियों ने, उस माफिया ने, जो ये सारा कंट्रोल कर रहा है एक्चुअली। एजेंट सिस्टम सारा, ये सिस्टम इनको बनाना पड़ेगा। ये कह के जान नहीं छुड़ा सकते कि डॉलर की पैरिटी की वजह से महंगाई आ गई, इसमें महंगाई बढ़ गई। यस, बिल्कुल ठीक है जी। मसूद भाई, वन लास्ट वर्ड, कुछ कहना चाहेंगे? कोई भी जवाब किसी से मांगा जाए ना, तो इस तरह की बात होती है, जैसे मैंने भी आपके सामने बताया कि कुछ FBI के चेयरमैन, तो उनसे जब बात हुई, हैं अच्छे शरीफ नफ्स इंसान, ठीक है, मेहनत भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन ये बात समझना मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी। मैंने कहा शायद कभी किसी से पूछूं इस बारे में, क्या वाकईतन ऐसा है? क्योंकि यहाँ जिससे भी सवाल करते हैं ना, एक पुलिस के हाई रैंक ऑफिशियल थे, उनसे मैंने पूछा कि ये जो पुलिस के अंदर कल्चर है, ये जो पैसे वाला कल्चर है ना, सड़क पे पैसे छीन लिए रोक के, तो मैंने कहा ये इसको चेंज कौन करेगा? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? तो वहाँ से भी जवाब यही आया, मैं तो मालियाँ, तो फिर किससे सवाल करें? देखें, ये हम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ओनरशिप की बात कर रहे थे ना, ये जो झंडा होता है ना, ये जो पावर होती है, ये जो मज़ा आता है ना, ये मुश्किल है ऐसे छोड़ देना। यस। तो जिन साहब की आप बात कर रहे हैं, वो एक दिन प्राइम मिनिस्टर के साथ गवर्नर हाउस में दाखिल हो रहे थे, हॉल में लोगों से मिलते हुए, तो प्राइम मिनिस्टर और फिर उसके बाद जो वज़रा और फिर ये चेयरमैन FBR थे, तो मैंने इनसे पूछा, क्योंकि दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे पास दिमाग में सवाल है तो मैं सवाल कर लूँ? उन्होंने कहा तूने पहले तो कभी इजाज़त नहीं ली, आज कैसे ले रहा है? मैं कहा अच्छा ठीक है, दैट वाज एन इनकरेजमेंट जी। तो मैंने सवाल कर लिया फिर प्राइम मिनिस्टर के सामने उनसे, और वो उसके बाद वो नाराज़ हो गए। फिर उन्होंने जितने भी अरसे वो रहे ना, उन्होंने मेरी फ़ोन कॉल उठाई और ना बात की। तो जिस जगह पे आप बैठे होते हो वहाँ पे इतना मज़ा आ रहा होता है। जो मैंने आपको 2 नौजवानों की मिसाल दी थी ना, तो ये बड़ा मुश्किल काम है इसको छोड़ देना। तो सेंस ऑफ ऑनरशिप जो है वो चेंज होकर के वहाँ पे जा कर के ना सेंस ऑफ पावर और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें तब्दील हो जाती है। दूसरी देखिए, मैं एक बात का फ़ैन हूँ कि आपको जो करना है खुद करना है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और आप ही इंस्पायर करते हैं लोगों को, आप ही रोल मॉडल बनते हैं। अभी जो बात चल रही है कि जी मैंने ही तोड़ा और मैंने ही उसको ऑफ़र कर दिया, तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, और जितने भी सुन रहे हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप गए, आपने ट्रैफिक लाइट की वायलेशन कर दी, क्रॉस कर लिया, आप पकड़े गए और उसने आपसे कहा कि जी आपका चालान होगा। कोई पुलिस ऑफिसर, कोई आदमी रोड पे आकर के आपसे ये नहीं कहता कि मुझे 100 रुपये दे दो या 200 रुपये दे दो, कहते जी आपका चालान होगा सर। आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए। आप कहेंगे जी इसका चालान का सही पैसा बताओ मुझे। आप अपनी फ़ोन कौन से किस आदमी के पास नहीं है? जिसके पास गाड़ी है उसके पास फ़ोन नहीं होगा? पॉसिबल नहीं है ना। मुमकिन नहीं। तो ऑन करे और उसको बोले यार ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, मुझे बताओ कि कौन से कानून के तहत मैं 500 रुपये दूँ या 400 रुपये दूँ, या तुम 2 क्यों लगा रहे हो, मैंने 1 किया है, उस पर आर्ग्यूमेंट हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। और आपके पास राइट है एक्चुअली में कि आप उसके अगेंस्ट कोर्ट जा सकते हो, उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कानून है। यस। आप तो शॉर्टकट के आदी हो गए ना। मैं आपको ये मोटिवेशन देना चाहता हूँ, हर ड्राइवर को ये देना चाहता हूँ जो गाड़ी चला रहा है और जो बाइक चला रहा है, कि यार मत करो ना, आप अपना राइट इस्तेमाल करो, वीडियो ऑन करो और उसको बोलो भाई साहब मैं आपका चालान भर दूंगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको उसकी कीमत है चालान की। वो 100 रुपए के बदले आपको 300 रुपए या 500 रुपए देने पड़ रहे, तो आपको ये अगली दफा में एहसास होगा।
ये शुरू भाई साहब हमारे से होगा, ये मेरे से शुरू होगा। आप मान लें इस बात को कि कितनी भी बातें कर लें, कितनी भी यहाँ पे करना हमें खुद पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, ये मुझे करना पड़ेगा। और यहीं से जो है ना वो लोगों के लिए आप रोल बनते हैं। बिल्कुल। जिसके बाल जितने सफेद होंगे ना वो करेगा, तो फिर दूसरे वाले पीछे से जो है वो उसको फॉलो करना शुरू करेगा। मसूद नकी साहब, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। फारूक भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फारूक अफजल साहब, हमारे दोस्त, हमारे भाई, प्रोग्राम में मसूद साहब तशरीफ़ लाते हैं और खुलकर गुफ्तगू करते हैं। यकीनन बात समझना जो है वो ज़रूरी है, इसलिए इन मामलात को ज़ेर बहस लाया जाता है। ये जो बेहतरी की बात होती है, हमेशा हम ये सवाल करते हैं कि कहाँ से शुरू हो। दोनों मेहमानों ने इस चीज़ की निशानदही की है कि ये जो चीज़ें जिनके बारे में अभी बात हो रही थी, निशानदही की जा रही थी, अगर ये ठीक खुद से करना अगर शुरू कर देंगे तो यकीनन ऊपर भी देखेंगे कि इंशाल्लाह तब्दीली जो है वो हकीकी तब्दीली जिसको हम काफ़ी देर से मुंतज़िर हैं कि वो आ जाए, वो इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएगी। यकीनन काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुख्तलिफ मामलात पर और गुफ्तगू होगी। आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।